अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो छोटी चीज़ें मिलकर कुछ नया बना रही हूँ, कुछ बड़ी चीज़ बना रही हूँ, या फिर एक बड़ी चीज़ टूट के कुछ छोटी चीज़ें बना रही हूँ। ये दोनों तरह के रिएक्शंस आपके पास हो सकते हैं। इनको बोलते हैं एनाबोलिज्म, जो कि होता है छोटे से बड़े में कन्वर्ट होना, या फिर होता है कैटाबोलिज्म, जिसमें एक बड़ी चीज टूट के छोटे में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों क्या होते हैं जी, रिएक्शंस की टाइप्स होती है। अब मसला ये था कि बिन फर्ज एक रिएक्शन हुआ जिसमें एक चीज कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी चीज में। तो आखिर हमें कैसे पता चले हम उस केमिकल चेंज को, जिसमें पहले कोई और चीज थी, जब वो रिएक्शन मुकम्मल हुआ तो कुछ और बना, तो ये हम किस तरह से शो कर सकें, ये हमारे लिए एक मसला था। तो हमने इसका हल क्या निकाला, हमने फाइंड किया कि भाई अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिखें तो किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखना किसी केमिकल चेंज को, तब्दीली को शो करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन था। तो हमने फिर क्या किया जी, मुख्तलिफ रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखी, ताकि हम ये बता सके कि कौन कौन सी चीज़ों ने आपस में रिएक्ट किया और फिर उनसे कौन कौन सी चीज़ें आगे प्रोडक्ट में बनी। तो इसको हम शो करते हैं केमिकल इक्वेशन से। यहाँ एक मिसाल लिखी है कि 4 एल्यूमिनियम एटम, किसके हैं जी, एल्यूमिनियम के, 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं जी, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, यानी कि Al2O3 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा, तो क्या क्या हमें क्या क्या समझ आ रही है। सबसे पहले तो ये कि 4 एटम किसके हैं, एल्यूमिनियम के, 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के, और बन क्या रहा है उससे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखें जरा, तो पहले क्या थे, एल्यूमिनियम था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, बाद में क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। तो चेंज हुई ना, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था, और इस चेंज को शो किसने किया, केमिकल इक्वेशन ने। अब इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो चीजें होती है ना, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी ये वो चीजें हैं जो मिल के कुछ नया बनाने वाले हैं। एरो के राइट साइड पे कौन होते हैं जी, प्रोडक्ट्स, यानी ये वो चीजें होती हैं जो इनके मिलने से जो चीज नई बनी है उसको हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे, आखिर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है जब भी हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहली बात कि जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करना होगा। ठीक है, मिसाल लेते हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कितने एटम है एल्यूमिनियम के, 4। इधर देखें तो कितने हैं, Al2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 4, यानी इधर भी 4 एटम एल्यूमिनियम के, इधर भी 4। इसी तरह से कितने एटम है जी ऑक्सीजन के, 2 3 जा 6, 6 एटम किसके हैं जी, ऑक्सीजन के। इधर भी देखें बेशक आप, तो 3 2 जा 6, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन के भी और एल्यूमिनियम की एटम क्या है जी, सेम है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी चीजें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, पहले कुछ और शक्ल में थी फिर कुछ और बन गया, ये ऐसा तो हो सकता है, चीजें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती हैं, लेकिन उनका मैस सेम रहेगा, यानी वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ना तो आप उनको खत्म कर सकते हैं, ना आप कुछ नया उनमें बना सकते हैं, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको आप लेके जा सकते हैं। इसको बोलते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अगला पॉइंट है जी कि आपने जो फार्मूलाज लिखने हैं ना केमिकल इक्वेशन में, वो आपने सही तरह से लिखने हैं। मिसाल लेते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने लिखा है इसमें, तो AlO3 नहीं लिखना आपने, क्योंकि अगर AlO3 लिखेंगे तो आप इन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ये एक फार्मूला सही नहीं तस्वर होगा। तो इसलिए आपको जो फार्मूला है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में इस पे बात करेंगे कि आखिर अगर हम AlO3 लिखेंगे तो इसमें गलती क्या होगी, ये फार्मूले पे असर क्या पड़ेगा, तो वो इंशाल्लाह बात की बातें हैं। अभी इतना समझना है कि Al2O3 अगर है तो वो यही लिखना है, इसमें कुछ अपने हिसाब से चेंजिंग आपने नहीं करनी, जो फार्मूला है उसको उस हिसाब से लिखना है। ठीक है जी, अगली बात पे आते हैं, इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द मोल रेशियो। अब यहाँ पे देखें जरा, तो रिएक्टेंट्स ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट्स, अगर इनकी मोल रेशियो देखो तो क्या है, 4:3 नहीं बन रही, तो 4 मोल किसके एल्यूमिनियम के, 3 मोल किसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के, तो ये क्या है जी 4:3। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की आपस में रेशियो की, तो इसकी और इसकी रेशियो क्या होगी, 4:2।
अगर हम बात करें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की और प्रोडक्ट की रेशो की तो क्या बन रही है 3:2। यानी जो आपकी केमिकल इक्वेशन है इजिली आपको ये बता सके कि भाई रिएक्टेंट्स की आपस में, प्रोडक्ट्स की आपस में रेशो क्या है। तो ये तमाम चीजें आपको एक केमिकल इक्वेशन को बताना चाहिए और आप यहाँ पे देख भी रही हैं कि ये बता भी रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इक्वेशन मस्ट पॉइंट आउट डायरेक्शन। डायरेक्शन का मानी होता है कि रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है। अगर तो रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट से बन रहे हैं तो ये रिएक्शन होता है जी फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की सिमत में जाने वाला। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि आपका इस वाले पॉइंट में आप पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, रिएक्टेंट्स में। यानी पहले क्या बनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब ये दोबारा प्रोडक्ट वापस टूट के किस में बन रही है, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हो उनको बोलते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी मिसाल भी देख लीजिए, आपके सामने लिखी है N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जब दोनों रिएक्शन करेंगी, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगी जी 2 मोल NH3 यानी कि अमोनिया गैस के बनेंगे। अब ये जो अमोनिया गैस जब बनती है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाती है कई बार H2 और N2 की फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अब यहाँ पे देखें अगर तो रिएक्शन की सिमत क्या फॉरवर्ड है सिर्फ, नहीं रिवर्स भी हो सकती है। क्यों कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दोबारा वापस क्या बना रहे हैं, रिएक्टर्स भी बना रहे हैं। तो इसमें अब फैसला करना पड़ेगा कि आपके रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा, रिवर्स कब होगा, या इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है ये इंशाल्लाह आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रखें कि आपकी जो इक्वेशन है वो रिएक्शन की डायरेक्शन बता रही हो। ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल एरो होगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि वो रिएक्शन किस सिमत में है जी फॉरवर्ड में। अगर रिएक्शन में आपके इक्वेशन में डबल एरो लगा हुआ है, देखें आप अगर ये डबल एरो लगा हुआ है ना तो इस सूरत हाल में आपको फिर मजीद कुछ केसी और क्यूसी की वैल्यूज का कंपैरिजन करना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे जाके कि भाई रिएक्शन की जरूरत फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके इस टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है, तो आपको अभी इसको समझना भी नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अगर तो सिंगल एरो हुआ तो वो क्या है जी फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है। अगर क्या है डबल एरो है तो फॉरवर्ड भी हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है वो आपके इस टॉपिक का हिस्सा अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए जरा अगला पॉइंट शो फिजिकल स्टेट्स। जब भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने उसमें उस रिएक्टेंट्स जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं उस इक्वेशन में और साथ में जो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इन दोनों की आपने स्टेट्स भी बतानी है। जब रिएक्टेंट्स को आपने ऐड किया तो वो किस स्टेट में ऐड किया, सॉलिड थे, लिक्विड थे या गैस थे। इसी तरह से जो प्रोडक्ट बनी वो किस फिजिकल स्टेट में बनेगी, लिक्विड में होगी, सॉलिड में होगी या गैस में होगी। अच्छा जी, अब एक बात और कि कुछ रिएक्शंस में आपको लिखा हुआ मिलता है AQ, जैसे यहाँ पे क्या था सॉलिड था, गैस था, सॉलिड यानी कि वो स्टेट बता रहा है S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस एंड L फॉर लिक्विड। लेकिन कुछ रिएक्शंस में आपको वो क्या बता रहा होता है AQ बता रहा होता है। इसका मतलब ये होता है जिस चीज के नीचे आपने AQ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मानी ये कि वो चीज पानी में हल करने के बाद आपने उसमें रिएक्शन में उसको हिस्सा दिलवाया। यानी आपने जब रिएक्शन में शामिल किया तो पहले उसको आपने पानी में हल किया और पानी में हल करने के बाद आपने उसको रिएक्शन में ऐड करवाया। ठीक है जी, उसके बाद देखें ये मिसाल भी है, एक और मिसाल, एक तो यहाँ भी आपने देख ली, एक और मिसाल आप देख लें कि जिंक साथ कौन है H2SO4। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो ये H2 को रिप्लेस करता है जिंक, यानी H2 की जगह पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। बाकी सारा वैसे का वैसे क्या बन जाएगा ZnSO4। पहले क्या था H2SO4 था, अब इस H2 की जगह पे कौन आ गया, जिंक आ गया, तो क्या बन गया ZnSO4। साथ में कौन है, ये जो H2 बाहर निकला था वो क्या किस फॉर्म में चला जाएगा, H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी अगली बात, एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट आपका कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड्स। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिनमें आयोनिक कंपाउंड शामिल होंगे, आयोनिक कंपाउंड हिस्सा ले रहे होंगे, उनको आपने कैसे शो करना, जैसे ये AgNO3 NaCl, ये कौन है जिस दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। जब इनका रिएक्शन होगा तो ये Ag और ये Cl क्या बना देंगे AgCl, साथ क्या होगा Na+ सेपरेट हो जाएगा और NO3 नेगेटिव वो भी सेपरेट हो जाएगा। अब ये दोनों कौन है, एक्वस है यानी पानी में हलशुदा है, लेकिन ये जो है वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये है कि ये पानी में हल नहीं होगा बल्कि प्रेसिपिटेट आउट हो गया, अलहदा हो गया सॉलिड की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।